स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत में अगर कोई गलत तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो ऑलरेडी भारत में है और वीज़ा डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो अभी भी भारत में रह रहा है, तो इस पर शिकंजा कसने के लिए सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेकर आ रही है। या आप देख सकते हो खबर, इन अ फर्स्ट इमिग्रेशन बिल टू हैव क्लॉजेस डिनाइंग एंट्री टू फॉरेनर्स। तो अब यहाँ पर बिल में ये कहा गया है कि अगर कोई फॉरेनर है भारत में आ रहा है, अगर सरकार चाहे तो उसकी एंट्री पर बैन लगा सकती है। तो ये पूरा मामला देखेंगे आखिरकार ये बिल है क्या, इसमें क्या क्या चीजें, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर आपको हमारे जो बैचेस हैं UPSC के मिल जाएंगे। मतलब अगर आप 2026 या 27 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो यहाँ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए, एक्सप्लोर करिए, अलग अलग फीचर्स हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत जल्द एक बिल ला रही है, दैट इज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। और मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि ये जो अभी बजट सेशन चल रहा है इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी बजट सेशन आता है तो पहले बजट पेश किया जाता है, फिर यहाँ पर जो अलग अलग कमिटीज हैं बैठती हैं, देखती हैं, और फिर सेकंड पार्ट आता है इसी बजट सेशन का, वो 10 मार्च से स्टार्ट होगा। तो उस समय सरकार ये बिल लेकर आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस बिल के माध्यम से पहले के जो 4 कानून थे उन सबको हटा दिया जाएगा और ये सिंगल जो एक्ट है वो आपका भारत में फॉलो होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक जो 4 कानून चल रहे हैं, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स टाइम से पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। तो ये जो 4 कानून है इसको खत्म करके एक सिंगल कानून सरकार लेकर आ रही है। और इस बिल का मेन जो एम है वो यही है कि यहाँ पर कोई भी फॉरेनर अगर भारत में एंटर करता है गलत तरीके से विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और वीजा, तो उस केस में उसको पनिश किया जा सके और उसके ऊपर फाइन लगाया जा सके। खैर, अगर हम इस बिल के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है बिल का वो ये है कि बहुत सारे जो मल्टीप्लिसिटी और ओवरलैपिंग कानून है हमारे देश के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं और कई बार लूप होल भी ढूंढ लिया जाता है। तो उन सबको रिप्लेस करके एक तो सिंगल कानून लाया जाए। और इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 35 क्लॉजेस हैं। मतलब बहुत सारे जो कानून थे उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उसका फंक्शन क्या होगा, जो पासपोर्ट और वीजा का रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीजें होंगी, और साथ ही साथ जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू फॉरेनर्स और उनका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है भारत में, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ इस बिल के अंदर लीगल बैकअप दिया जा रहा है इमिग्रेशन फंक्शंस को। जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उनको सरकार लीगल बैकअप देगी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बिल की वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिल के अंदर पहली बार यहां पर जो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें डाली गई हैं। मतलब इस बिल के तहत यह कहा गया है कि कोई भी फॉरेनर अगर भारत में एंटर करता है और अगर वो भारत के लिए थ्रेट है, भारत के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो सरकार उसके एंट्री पर पाबंदी लगा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार सरकार कानून के तहत ये चीजें करने जा रही हैं। और यहां पर यह बोला गया है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसका जो भी डिसीजन है वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो सरकार ने पहले भी फॉरेनर्स को यहां पर रोका है, भारत में एंट्री पर बैन लगाई है, लेकिन पहले यहां पर किसी भी कानून में कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, एक्सप्लिसिटली किसी भी जगह पर यह मेंशन नहीं था। और इसी की वजह से कोर्ट वगैरह में बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो सरकार ने अब यहां पर बिल के माध्यम से इसको लिख दिया है साफ साफ कि यह सरकार के हक में होगा, सरकार जो भी कहेगी जिसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो। फिर नेक्स्ट यहां पर इस बिल में जो क्लॉज 9 और क्लॉज 10 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लॉज 9 में ये बोला गया है कि हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब आपको पता ही है कि बहुत सारे फॉरेनर्स भारत भी आते हैं, पढ़ते हैं, स्पेशली अफ्रीका से, बहुत से अलग अलग देशों से। तो जो भी वो भारत के अंदर आते हैं तो ये उन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि वो फॉरेनर्स का जितना भी डिटेल्स है, चाहे वो पासपोर्ट हो गया, उसका जितनी भी चीजें हैं, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को बताए कि यहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के अंदर ये फॉरेनर्स आए हैं और वो स्टडी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉज 10 में हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बोला गया है। देखिए हमारे देश में अगेन बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर्स हैं जो इलाज कराने आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो पेशेंट होगा वो भी आएगा, साथ ही साथ उसके साथ जो अटेंडेंट है वो भी आएगा। तो उन सब की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए और वो फर्निश करना होगा। बेसिकली जो इंचार्ज है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको ये सारी चीज़ें बतानी होगी कि ये लोग हमारे हॉस्पिटल में आए हैं और ये इलाज करा रहे हैं। फिर देखिए क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक उससे रिलेटेड कोई डिफाइंड रूल्स नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई भी फॉरेनर भारत में आ रहा है और उसके बारे में अगर सरकार को सही से जानकारी नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर उसको ट्रैक कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि वो अब इस एरिया में चला गया है या फिर वो ये गतिविधि कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस बिल में अब सरकार ये कर रही है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी कि उसके मूवमेंट के ऊपर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मतलब अगर सरकार कह देगी कि अगर आपको साउथ इंडिया में नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना है, सरकार कह देगी कि आपको इन राज्यों में ट्रैवल नहीं करना है, तो वो फॉरेनर उस राज्य में ट्रैवल नहीं कर सकता है। मतलब उसकी जो एंट्री और एग्जिट है, बहुत सारी जो मूवमेंट है ना उस फॉरेनर की, उसके ऊपर भी सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर वो चाहे तो। फिर इसके अलावा इस बिल के अंदर यह भी कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी ले सकती है। कोई फॉरेनर भारत में आ रहा है और उसका थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, तो ये सारी चीजें सरकार उससे करवा सकती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो सरकार कहती है कि आप भारत से वापस जाओ, तो उसका जो खर्चा है उस पर्सन को खुद ही उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज इस बिल में लाया गया है कि जो कैरियर होते हैं, कैरियर मतलब जो एयरलाइंस हो गए ना, मान लो अगर कोई यूरोप से कोई पर्सन आ रहा है और मान लो किसी एयरलाइन से, इंडिगो से अगर वो पर्सन यूरोप से, लंदन से या फिर कहीं से भी अगर भारत में एंटर किया और भारत में जब वो आया तो हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कह दिया कि ये गलत है, मतलब इसकी एंट्री इलीगल है, हम इसको भारत में अलाउ नहीं कर सकते। तो एयरपोर्ट पे ही वो इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करेगा, उस पर्सन को जो आया है इंडिगो से, वो इंडिगो को ही सौंप देगा और ये इंडिगो की जिम्मेदारी होगी कि उसको भारत से वापस ले जाए। आप समझ रहे हो? तो अगेन यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैरियर को दी गई है, वो एयरलाइन को दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से किसी भी चीज का उल्लंघन होता है तो इसका पनिशमेंट क्या है। देखो, एक तो सबसे पहले यह है कि अगर कोई भी फॉरेनर बिना पासपोर्ट के या फिर बिना वीजा के, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत में एंटर करता है तो उसको 5 साल की सजा, 5 लाख रुपए का फाइन या फिर दोनों लगाया जा सकता है। फिर इसके अलावा एक और चीज है कि यहां पर अगर गलत तरीके से वीजा निकाला गया, पासपोर्ट मतलब फॉर्ज किया गया, नकली पासपोर्ट निकाला गया, नकली वीजा लिया गया, तो उस केस में कम से कम 2 साल की सजा होगी और 7 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है उसकी सजा, और साथ ही साथ कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, फाइन, और ये जुर्माना बढ़कर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। और इसके अलावा एक और चीज बोला गया है कि मान लीजिए आप भारत में आए और भारत सरकार ने आपको सिर्फ 15 दिन के लिए अलाउ किया है कि आप भारत में 15 दिन का ही स्टे कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर उसके बावजूद भी रह रहे हैं, 6 महीना हो गया आप भारत से वापस नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में आपको 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह है कि क्या राज्यों के पास यह अधिकार है, क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है कि किसी भी इलीगल फॉरेनर को डिटेक्ट करे और अगर उसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको देश छोड़कर जाने को बोले। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले साल की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड हाईकोर्ट को यह कहा था कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की कोई ऐसा अलग से कोई पुलिस थोड़ी है, देखो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो एक अलग है, जैसे लेकिन जो राज्यों के अंदर पुलिस है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई खुद की पुलिस है? नहीं है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर स्टेट पुलिस को लगता है कि यह पर्सन इलीगल तरीके से भारत में रह रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है और उसको भारत से वापस भी भेज सकती है। तो यह राज्यों को अधिकार दिया गया है। फिर यहां पर एक और चीज जो क्वेश्चन आता है कि क्या डिटेंशन सेंटर के बारे में मेंशन किया गया। देखो, इस कानून में यहां पर डिटेंशन सेंटर का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन स्टिल अगर आप क्लॉज 13 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है foreigners are required to reside at a place set apart for the residents under supervision। मतलब मान लो अगर शक है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये फॉरेनर गलत तरीके से भारत में आया, घुसपैठिया है, तो उस केस में सरकार एक पर्टिकुलर जगह अलॉट कर सकती है, उसको वहां पर रहना होगा। लेकिन देखो क्या होता है ना, डिटेंशन सेंटर नाम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए सरकार ने इसका नाम बिल में नहीं रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आसाम में अगर आप देखोगे देश का और एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर है, लेकिन उसको बोला जाता है ट्रांजिट कैंप, तो जिसमें ह्यूमैनिटेरियन टच दे दिया जाता है।
और ये मामला अभी रिसेंटली भी सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डांटा था आसाम गवर्नमेंट को कि आप इन फॉरेनर्स को वापस क्यों नहीं भेज रहे हो, आप इनको ट्रांजिट कैंप में रखे हुए हैं लेकिन आप उनको वापस क्यों नहीं भेज रहे हैं। खैर लास्ट में यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्या और भी मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं इस बिल के अंदर जिससे फॉरेनर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को बोला है कि आप 2 कमिटी बनाइए। एक कमिटी का काम होगा कि 1 जनवरी 2011 के पहले जो भी इलीगल फॉरेनर आया था भारत में उसको आइडेंटिफाई करें, और 1 जनवरी 2011 के बाद से जो भी फॉरेनर आया है भारत के अंदर और अपने वीज़ा के बियॉन्ड वो रह रहा है तो उस केस में उसको आइडेंटिफाई करें और उसको भारत से वापस जाने की कोशिश करें। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है UIDAI, उनको बोला गया है कि आप एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करिए आधार कार्ड का। मतलब कि अगर मान लो पुलिस कहती है कि ये पर्सन है, ये फॉरेनर है जिसने गलत तरीके से आधार कार्ड लिया, तो उसका नाम मतलब उस नेगेटिव लिस्ट में होना चाहिए। एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाए जिन्होंने गलत तरीके से आधार ऑब्टेन किया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एक वेबसाइट लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई भी राज्य की पुलिस को किसी भी फॉरेनर के बारे में पता चलता है जो इलीगल काम कर रहा है भारत में, तो उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं उस वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा ताकि आगे से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सरकार इस बार जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लेकर आ रही है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट? ये 4 रीजन्स में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।